अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अब से एक साल पहले तोशाखाना के तहाइफ बेचने से मुताल्लिक इस प्रोग्राम में कई सवालात उठाए गए थे और वो सवालात साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर उठाए गए थे, फराह गोगी पर उठाए गए थे, इमरान खान के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर पर उठाए गए थे। मगर उन सवालात का जवाब देने के बजाय इमरान खान ने मुख्तलिफ ममालिक में इस प्रोग्राम के खिलाफ लीगल नोटिस भिजवाए। मगर इसके बावजूद हम अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। बरतानिया में जियो न्यूज़ ने इस प्रोग्राम की तरफ से इमरान खान के लीगल नोटिस का जवाब दिया और दावा किया कि हमने तोशाखाना स्कैंडल की रिपोर्टिंग पर तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए हैं, तमाम सहाफ़ती तकाज़े भी पूरे किए हैं और तमाम इखलाकी तकाज़े भी पूरे किए हैं। अगर आप हमारे खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं तो हमारी तरफ से उसका मजबूती से दिफा किया जाएगा। लेकिन हमारे जवाब के बाद इमरान खान और उनकी कानूनी टीम ने खामोशी इख्तियार कर ली है। इमरान खान कानूनी तौर पर आगे बढ़ने के बजाय अपनी तकरीरों में अपने सपोर्टर्स को, अवाम को यकीन दिलाते रहे कि वो कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। और इस वाक़े के एक साल गुजरने के बाद ये साबित हो गया है कि तोशाखाना केस की रिपोर्टिंग से मुताल्लिक हमारा मौक़िफ़ और तरीक़ाकार दुरुस्त था और इमरान खान के इल्ज़ामात गलत और बेबुनियाद थे। एक साल पहले हमारे प्रोग्राम में दुबई में मुक़ीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन उमर फारूक ज़हूर ने दावा किया था कि इमरान खान को सऊदी वली अहद की तरफ से तोहफे में दी गई कीमती घड़ी का सेट उनके पास है, जो उन्होंने मुबैना तौर पर इमरान खान के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के कहने पर दुबई में फराह गोगी से खरीद लिया था। और इमरान खान ने उस प्रोग्राम के बाद हम पर बरतानिया और मुत्तहदा अरब अमारात में हट जाने का दावा कर दिया था। खुद इमरान खान ने 16 नवंबर 2022 को ट्वीट किया था कि बस बहुत हो गया। कल जियो और खानजादा ने सरपरस्तों की मदद से एक मशहूर ज़माना धोखेबाज और आलमी सतह पर मतलूब मुजरिम की तराशी गई बेबुनियाद कहानी के जरिए मुझ पर बहुतान तराशी की। मैंने अपने वकला से बात की है और मैं जियो, खानजादा और इस धोखेबाज के खिलाफ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बरतानिया और मुत्तहदा अरब अमारात में भी कानूनी चाराजोई का इरादा रखता हूँ। फिर उसी दिन इमरान खान ने अपने खिताब के दौरान ये धमकी दोहराई और कहा कि मैं आज अफसोस से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है उस पर मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे कोई इंसाफ मिलेगा। मैं जियो ग्रुप के खिलाफ लंदन में अब केस कर रहा हूँ। इसके बाद भी इमरान खान अवाम के सामने यही बात दोहराते रहे, बरतानिया के अदालती निज़ाम की तारीफ़ करते रहे, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से मायूसी का इजहार करते रहे। इमरान खान ने बाकायदा बरतानिया में हमारे खिलाफ कानूनी चाराजोई शुरू करते हुए हमें लीगल नोटिस भेजा। लेकिन हमने न सिर्फ उस नोटिस का जवाब दिया बल्कि कानूनी तौर पर अपनी पोजीशन वाज़े की और बताया कि हमने जो भी रिपोर्टिंग की है वो सहाफ़ती उसूलों और इखलाकी दायरा कार में रह कर की है। हमारे प्रोग्राम में एक साबिक वज़ीर आज़म पर जो इल्ज़ामात लगे थे उसके पीछे एक पूरी कहानी थी और वो कहानी इस इर्द गिर्द घूमती थी कि तोशाखाना स्कैंडल से मुबैना तौर पर इमरान खान समेत उनके करीबी लोगों ने फ़ायदा उठाया था और मुबैना तौर पर इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान का दफ्तर मुलव्विस था। और इस पूरी कहानी को रिपोर्ट करने से मुताल्लिक हमने ना सिर्फ दूसरी तरफ का मौक़िफ़ अपने प्रोग्राम में रखा था बल्कि उन इल्ज़ामात के जवाब के लिए मुसलसल इमरान खान समेत उनके करीबी लोगों से रब्ता किया था। बार बार उन्हें प्रोग्राम में शिरकत की दावत भी दी थी, उन्हें सवालनामे भी भेजे थे। मगर इसके बावजूद इमरान खान ने हमें लीगल नोटिस भिजवाए। और सिर्फ यही नहीं, अब से ठीक एक साल पहले 15 नवंबर 2022 को उमर फारूक ज़हूर ने हमारे प्रोग्राम के दौरान ही सऊदी अरब से इमरान खान को मिलने वाले कीमती तोहफे दिखा भी दिए थे, हमारे साथ तस्वीर और सर्टिफिकेट्स भी शेयर कर दिए थे और ये दावा किया था कि उन्होंने यह पूरा सेट मुबैना तौर पर बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी से $20 लाख यानी उस वक्त पाकिस्तानी करेंसी में 28 करोड़ रुपए में ख़रीदा था और फराह गोगी के इसरार पर ही कैश में अदायगी की थी। उमर फारूक ज़हूर के दावे के बाद सियासी हलचल मच गई थी। इमरान खान पर कई अहम सवालात उठने लगे थे क्योंकि इस घड़ी की फ़रोख्त से मुतालिक इमरान खान के मौक़िफ़ और उमर फारूक ज़हूर के साथ मुबैना डील में पैसों का बहुत बड़ा फ़र्क सामने आ रहा था। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि तोशाखाना के इन तहफ़ की कीमत 10 करोड़ से ज़ायद लगाई गई थी और उन्होंने ये सेट उसका 20% यानी 2 करोड़ 12 लाख रुपए अदा करके अपने पास रख लिया था और फिर बाद में 5 करोड़ 80 लाख रुपए में ये सेट फ़रोख्त कर दिया था। लेकिन इस पूरी ट्रांजैक्शन का इमरान खान ने कोई मनी ट्रेल नहीं दिया था। मगर घड़ी के मुबैना खरीदार उमर फारूक ज़हूर ने दावा कर दिया कि उन्होंने यह सेट खरीदने के लिए फराह गोगी को $20 लाख यानी 28 करोड़ रुपए अदा किए थे। ये इमरान खान साहब पर बहुत संगीन माली बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम था। एक वज़ीर आज़म की हैसियत से उन पर माली बेज़ाब्तगी का बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया गया था जिसकी वजह से मुबैना तौर पर कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया था। इस इंटरव्यू के फ़ौरन बाद ही हमने इमरान खान साहब के सामने चंद सवालात रखे, उनको और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को अपने प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर किसी ने प्रोग्राम में शिरकत नहीं की और हमारे सवालात के जवाब देने के बजाय जियो न्यूज़ हमारे प्रोग्राम को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हमारे खिलाफ पाकिस्तान, दुबई और बरतानिया में मुकदमा दायर करने की धमकी भी दे दी और बाद में हमें लीगल नोटिस भी भिजवा दिया जिसमें वो खुद गलत साबित हुए। एक तरफ
इमरान खान समेत उनके करीबी लोग और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम पर मुकदमा करने की धमकी दे रहे थे, लेकिन इस पूरे तनाज़े का अहम किरदार जो बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी हैं, जिनका नाम इस डील के हवाले से मुसलसल सामने आता रहा, उनसे मुताल्लिक इमरान खान अजीब व गरीब जवाब देकर उनका दिफा करते रहे। 1 मई 2022 को यानी अपनी हुकूमत जाने के 20 दिन बाद इमरान खान ने फराह गोगी का दिफा करते हुए कहा था कि मैं नैब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला है, ये किसी को भी दिखा दें कि ये कोई केस बन सकता है। वो कौन सी अवामी ओहदेदार है? वो तो एक रियल इस्टेट में काम करती है पिछले 20 साल से। ये सीधी सीधी इंतकामी कार्रवाई है। ये कहा गया कि फराह गोगी की दौलत में 3 साल में बड़ा इजाफा हुआ है। आप सिर्फ ये चेक कर लें कि रियल इस्टेट में जो पिछले 3 साल में पैसा बना है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं बना। रियल इस्टेट के अंदर जिस तरह का पैसा है वो रियल इस्टेट के लोगों से पूछें तो सही कि उनकी दौलत में कितना इजाफा हुआ है। ये कोई क्राइम तो नहीं है। यानी इमरान खान फराह गोगी का दिफा करते रहे, खुद ये भी कहते रहे कि इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया रियल इस्टेट माफिया है, मगर जब फराह गोगी पर इल्ज़ाम लगा तो उनका दिफा करने में ये तावील देते रहे कि मेरी हुकूमत में तो रियल इस्टेट के लोगों की दौलत में बेपनाह इजाफा हुआ है, इसलिए फराह गोगी ने कोई गलत काम नहीं किया है क्योंकि इसी तरह उनकी दौलत में इजाफा हुआ है। मगर इमरान खान हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देते रहे। लेकिन इमरान खान ने जिस वक्त हमारे खिलाफ मुकदमा दायर करने की धमकी दी थी तो उस वक्त भी हमने उन्हें जवाब दिया था कि हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। इमरान खान जहाँ चाहें, जिस मुल्क में चाहें, जिस अदालत में चाहें, हम उनका सामना करने को तैयार हैं। मगर इमरान खान हमारे प्लेटफॉर्म या किसी भी फोरम पर हमारे उन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं जो हम मुसलसल उनके सामने रख रहे हैं। इमरान खान साहब, उमर फारूक ज़हूर अगर आपके बकौल एक फ्रॉड भी है तो वो तोहफे जिसमें खाना काबा बना हुआ है और हीरे से भरी हुई घड़ी है, एक पेन जिसमें 1466 हीरे हैं, एक इंतहाई महंगे हीरे के साथ अंगूठी है और कफलिंग्स हैं, वो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आपको दिए थे और इसलिए दिए थे कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। वो उसी उमर फारूक ज़हूर के पास मौजूद हैं जो बकौल आपके एक फ्रॉड है। इस मुल्क के अवाम ने 1.5 करोड़ से ज़्यादा वोट आपको दिए, मुल्क के वज़ीर आज़म आप बने, खुद को सादिक व अमीन आप कहते हैं, रियासत मदीना के दावेदार आप हैं, खुलफाए राशिदीन की मिसाल आप देते हैं, अपनी तहरीक का आदत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकालीफ से मुवाजना आप करते हैं, इसलिए जवाब आपको देना है। आप हर मौके पर खुद पर उठने वाले सवालों का जवाब देने के बजाय दूसरों पर इल्ज़ामात की बौछार करके सिर्फ डिस्क्रेडिट ना करें, बल्कि अब आपको जवाब देने हैं। अगर आपका दावा है कि उमर फारूक ज़हूर की कहानी में झोल है तो आपकी कहानी में उससे ज़्यादा झोल है। अगर एक लम्हे के लिए मान लें कि उमर फारूक ज़हूर की कहानी आपके दावे के मुताबिक बिल्कुल झूठ है तो आइए आपकी कहानी आवाम के सामने रख देते हैं। आपकी कहानी यह है कि आपने खुद बकौल आपके 10 करोड़ रुपए के तोहफे 5 करोड़ 70 लाख रुपए में इस्लामाबाद की एक लोकल मार्केट में एक खस्ता हाल दुकान में बेच दिए और उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी आप दिखाने को तैयार नहीं। आप एक फोटोकॉपी हुए लेटर हेड पर एक हाथ से लिखी हुई रसीद दिखाकर चाहते हैं कि कौम यकीन करे कि तकरीबन 5.25 करोड़ की अदायगी इस रसीद के साथ इस दुकान पर हो गई है और अब मालिक भी दुकान बेचकर भाग गया है। जिस वक्त हम मौजूद है इस्लामाबाद की जिना सुपर मार्केट के अंदर मौजूद गोल मार्केट में, और ये वो दुकान है आर्ट ऑफ टाइम जिससे ये रसीद निकली है, जो कि रसीद है इमरान खान साहब को जो तोहफा दिया गया था क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, कीमती घड़ी का, कीमती पेन और कफलिंग्स का। इस दुकान की ये रसीद है जो कि 22 जनवरी 2019 को जारी हुई है। यहाँ पर दुकान के मालिक बख्तियार हैं जो कि बता रहे हैं कि ये दुकान उन्होंने 2020 में ली है। इससे पहले मसूद साहब मालिक होते थे जो कि ये अपना कारोबार घड़ियों का करते थे, वो बेच के चले गए हैं और अब ये दुकान इनके पास है और इस कारोबार को चला रहे हैं। उनका ये कहना है कि नए मालिक का ये कहना है कि वो इस रसीद के हवाले से कुछ नहीं जानते। पहले फवाद चौधरी कह चुके हैं कि घड़ी मुल्क से बाहर बेच दी तो क्या हो गया? वो रेफर कर रहे हैं कि घड़ी जो किसी ने बाहर के मुल्क में तोहफे में दी वो प्राइम मिनिस्टर ने खरीद ली गवर्नमेंट से और बाहर जाके बेच दी, तो मतलब इसमें क्या, तो फिर क्या जुर्म हुआ या मतलब इसमें क्या इरेगुलरिटी है? एतराज क्या है? 8-9 करोड़ रुपए की घड़ी हो या 10 की हो या 5 की हो या 2 की है, अगर मेरी घड़ी और मैंने बेच दी है तो उस पर तो कोई एतराज बनता नहीं है। और तहरीक इंसाफ का दावा है कि पाकिस्तान में ये घड़ी बेची गई है, दुकानदार का मगर नाम नहीं बता रहे हैं बल्कि छुपा रहे हैं। जिस डीलर को ये 5 करोड़ 70 लाख में ये बेचा गया, मेरी इतला के मुताबिक उस डीलर ने इसको सेट को आगे बेचा है, शायद इन्हीं
हजरात को 6 करोड़ 10 लाख पे बेचा है। और वो डीलर भी जो था उसका नाम मैं अभी रिवील नहीं करूंगा क्योंकि वो अभी मुल्क से भागे हुए हैं, वो भी दुबई में है, क्योंकि जब हमारी हुकूमत गई तो FIA ने उस जो डीलर होता है उसको भी उठा लिया था, उसको अंदर भी किया हुआ था काफ़ी देर पे। उसके बाद जब उसको छोड़ा तो वो मुल्क डर के मारे मुल्क छोड़ के बाहर भागा हुआ है। इससे भी इंशाल्लाह आज राब्ता होगा और हकायक पता चल जाएंगे कि उन्होंने किसको बेचा, एग्जैक्टली कितने के बेचा। उस डीलर का नाम भी पता है, उनका नंबर भी पता है, उनको दुबई में उनका अता पता भी पता है। तो इंशाल्लाह ये भी हकायक सारे सामने आ जाएंगे, तो ये झूठ भी आपको एक आपके सामने अनअर्थ हो जाएगा। तो सवाल यह है कि अगर हुकूमत ने उसे गिरफ्तार किया और टारगेट किया तो इसका मतलब है हुकूमत को तो उसका नाम पता है, फिर आवाम से क्यों छुपा रहे हैं? क्यों उसका नाम और बैंकिंग ट्रांजैक्शन की पूरी मनी ट्रेल आवाम के सामने नहीं रख रहे हैं? फिर खान साहब, आप चाहते हैं कि कौम इस बात पर यकीन करे कि इस तोहफे में एक पेन जिसमें 1466 सिर्फ हीरे हैं, उसमें से पेन की कीमत निकाल दें। यह सोने का पेन है, इसमें से सोने की कीमत भी निकाल दें। ग्राफ जो कि दुनिया का सबसे महंगा तरीन ब्रांड है, जिसने $55 मिलियन यानी तकरीबन 125 अरब रुपए की घड़ी भी बेची है, उसकी ब्रांड वैल्यू भी निकाल दें। तो भी आपने 1466 हीरों के इस पेन की मालियत 15 लाख रुपए लगवाई और फिर 20% यानी 3 लाख रुपए में ये पेन खरीद लिया और 7.5 लाख रुपए में बेच दिया। यानी आपने खान साहब एक हीरे की मालियत 1000 रुपये लगवाई और अदायगी 200 रुपये फ़ी हीरा की और 500 रुपये फ़ी हीरा में ये पेन बेच दिया। खान साहब, आपकी इस बात पर हंसा तो जा सकता है मगर यकीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस मार्केट में आपके बकौल आपने 500 रुपये के हिसाब से एक कीमती तोहफा बेच दिया है, इस मार्केट में आप इतने पैसों में एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकते हैं। और ग्राफ कंपनी तो दुनिया के बेहतरीन हीरो के लिए जानी जाती है। इसके अलावा खान साहब, आपको ये जवाब भी देना है कि तोशाखाना स्कैंडल आपके दौरे हुकूमत में ही सामने आ गया था, मगर आपने पूरी कोशिश की कि तफसीलात सामने ना आए और दोस्त ममालिक की नाराज़गी का बहाना बनाते रहे। और जिस सहाफ़ी ने ये स्कैंडल कवर किया उसके साथ क्या क्या हुआ वो अपनी कहानी बार बार बताता रहा है। उस सहाफ़ी और उसकी वालदा को धमकियाँ दी गई, 2 बार नौकरी से निकलवाया गया। जब वो अदालत गया तो अदालत के सामने बहाने बनाए गए। मतलब आपको इसका भी जवाब देना है। ये वो सवाल हैं जिनकी वजाहत खुद इमरान खान साहब ने करनी है या उनके साथियों ने करनी है। आवाम उनके जवाब के मुंतज़िर है। लेकिन आज पूरा दिन गुजर गया मगर तहरीक इंसाफ की तरफ से इन सवालों का जवाब नहीं आया। तहरीक इंसाफ दावा करती रही कि पाकिस्तान में जिस दुकान के मालिक ने घड़ी खरीदी थी वो दुबई में मौजूद है। वो बाद में मंजर आम पर आकर खुद उनके हक़ में गवाही देगा और फिर वो दुकानदार मंजर आम पर भी आए, दुबई से ही मंजर आम पर आए। लेकिन उन्होंने क्या गवाही दी आप खुद देख लीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। गोल मार्केट में शॉप है, जिना सुपर में 18 नंबर में शॉप थी, F7 में जिना सुपर मार्केट में। मैं ये बावर कराना चाह रहा हूँ कि ये मेरी स्टेटमेंट है। मेरे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चल रहा था मेरी शॉप के ख़िलाफ़ कि जी ये मैंने इमरान खान की घड़ी ख़रीदी है ग्राफ के नाम से। तो ना वो मेरा बिल है, ना मेरे साइन है, ना वो मेरी हैंड राइटिंग है। मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि ना मैंने वो वॉच खरीदी और ना मुझे इसका कुछ इल्म है। मेरा इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ठीक है। और ये मेरा सियासी तौर पे जो नाम लिया जा रहा है बार बार, शफीक ने खरीदी, तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ। यानी तहरीक इंसाफ के तमाम दावे गलत साबित हो रहे थे मगर हमारे उठाए गए सवालात और नकात का कोई जवाब नहीं दिया गया। और फिर 2 हफ्ते बाद 30 नवंबर 2022 को फराह गोगी ने पाकिस्तान में हमें इस बात पर लीगल नोटिस भेजकर माफ़ी का मुतालबा किया था क्योंकि हमने तोशाखाना के तहफ़ बेचने से मुतालिक उनके मुबैना किरदार का जिक्र किया था। और इस लीगल नोटिस के जवाब में 30 नवंबर को ही हमने फिर प्रोग्राम भी किया था और बताया था कि इस पूरे मामले पर किस तरीके से हमने अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी पूरी की है और हम इस लीगल नोटिस पर माफ़ी नहीं मांगेंगे और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। जैसे ही 15 नवंबर को उमर फारूक ज़हूर का ये इंटरव्यू खत्म हुआ, हमने सहाफ़ती जिम्मेदारियों की पासदारी करते हुए उमर फारूक ज़हूर के इल्ज़ामात पर शहजाद अकबर और फराह खान गोगी से मौक़िफ़ लेने के लिए फ़ौरी रब्ता किया और उसी दिन प्रोग्राम में उनकी शिरकत की दावत दी मगर वो दोनों ही प्रोग्राम में नहीं आए। ताहम शहजाद अकबर ने ट्विटर पर उमर फारूक ज़हूर के इल्ज़ामात की तरदीद की। शहजाद अकबर का ट्विटर पर दिया गया मौक़िफ़ भी हमने अपने प्रोग्राम में चला दिया। इसके अलावा प्रोग्राम के अख्तिताम तक हम फराह खान गोगी का मौक़िफ़ लेने के लिए मुसलसल कोशिश करते रहे मगर वो नहीं आई। और फिर हमारे प्रोग्राम के बाद फराह खान गोगी ने एक रिपोर्टर को अपना मौक़िफ़ दिया जो जियो न्यूज़ पर मुसलसल चलाया गया। फिर अगले दिन दोबारा हमने फराह खान गोगी को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी मगर वो फिर नहीं आई। लेकिन उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर अपनी अहलिया की तरफ से जवाब देने के लिए हमारे साथ इंटरव्यू के लिए प्रोग्राम में आए। हमने 16 नवंबर को इस तफसीली इंटरव्यू के दौरान एहसन जमील गुज्जर को अपनी अहलिया की तरफ
तरफ से मौक़िफ़ देने और उमर फारूक ज़हूर के इल्ज़ामात पर जवाब देने के लिए पूरा वक्त दिया और उनका पूरा इंटरव्यू नाज़रीन के सामने रखा। जहाँ तक उमर फारूक ज़हूर के इस इल्ज़ाम का ताल्लुक है कि फ़राह खान गोगी ने अप्रैल 2019 में दुबई में आकर उन्हें ये तहाइफ फ़रोख्त किए थे, तो ऐसा नहीं है कि हमने उमर फारूक ज़हूर के इस इल्ज़ाम को नज़रअंदाज कर दिया था। हमने ख़ास तौर पर एहसन जमील गुज्जर के सामने ये सवाल रखा था और उन्हें अपनी पोजीशन वाज़े करने का मौका दिया था। हमने सवाल किया था कि उस वक्त 2019 में फ़राह खान कभी दुबई गई थी, तो एहसन जमील गुज्जर ने जवाब दिया कि दुबई तो हमारा आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप कोई पर्टिकुलर डेट्स बताएं तो मैं चेक करके बता सकता हूं। तो हमने उनसे पूछा कि फ़राह खान साहिबा अप्रैल 2019 में दुबई गई थी, हम अभी इंतज़ार कर लेते हैं। अगर फ़राह खान साहिबा आपके साथ हैं तो उनसे पूछ लें कि क्या वो अप्रैल 2019 में दुबई गई थी। तो देखिए क्या जवाब दिया। 2019 में कभी फ़राह खान साहिबा दुबई गई? दुबई तो हमारा आना जाना लगा रहता है, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर डेट्स बताएं तो मैं चेक करके बता सकता हूँ। अप्रैल 2019 में, मैं अभी इंतजार कर लेता हूँ, अगर फ़राह खान साहिबा आपके साथ हैं तो उनसे पूछ लें अप्रैल 2019 में क्या वो दुबई गई? नहीं, मेरे साथ नहीं है इस वक्त, बट आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, बट आई एम सर्टेन कि अगर वो गई भी हों तो उनका इस वॉच से, इस खरीदो फरोख्त से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और इस बंदे से वो कभी नहीं मिली। मगर एहसन जमील गुज्जर ने अपने वादे के मुताबिक हमें फ़राह खान गोगी साहिबा की कोई सफरी मालूमात फराहम नहीं की। अगर वो ये डेटा शेयर कर देते तो हम उनका ये मौक़िफ़ भी अपने प्रोग्राम में चला देते। ताहम सहाफ़ी ताहिर इमरान मियाँ, जो एक अच्छे तहकीकाती सहाफ़ी हैं, उन्होंने हमारे इस इंटरव्यू के 2 दिन बाद ट्रैवल हिस्ट्री की बुनियाद पर स्टोरी की कि फ़राह खान गोगी अप्रैल 2019 में अमेरिका तो गई थी मगर दुबई नहीं गई थी। मगर एहसन जमील गुज्जर या फ़राह खान गोगी साहिबा ने खुद हमें इसकी तफसीलात फराहम नहीं की और अब तक नहीं की कि ये बात दुरुस्त है या गलत है। ये वो टाइमलाइन है जो हमने आपके सामने रखी है और कहीं भी हमने अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों से कोताही नहीं बरती है। लेकिन फ़राह खान गोगी ने अपने वकील मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ के ज़रिए हमें हट जाने का नोटिस भेज दिया है और हमसे माफ़ी का मुतालबा कर दिया है। मगर हमारा वाज़े मौक़िफ़ है कि हम अपनी पोजीशन पर आज भी कायम हैं। हमारे पास उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू करने के लिए रीज़नेबल ग्राउंड्स मौजूद थे। उनके पास सऊदी वली अहद की तरफ से इमरान खान को तोहफे में दिया गया घड़ी का सेट मौजूद था, जिसकी तरदीद आज तक इमरान खान समेत किसी ने भी नहीं की है कि ये वो सेट नहीं है जो सऊदी वली अहद ने इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म तोहफे में दिया था। हमने पूरी तहकीक के बाद ही उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू किया था और साथ ही साथ इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू के बाद तमाम सहाफ़ती उसूलों की मुकम्मल पासदारी की थी और ऐसी कोई सहाफ़ती लापरवाही नहीं बरती कि जिस पर हमें माफ़ी मांगनी पड़े। मज़ीद ये कि हमारे इंटरव्यू से पहले और बाद में भी उमर फारूक ज़हूर ने दीगर चैनल्स पर भी इंटरव्यूज़ दिए और तकरीबन यही बातें वहाँ भी की। फ़राह खान गोगी के लीगल नोटिस पर हमारा जवाब है कि हम मुआफ़ी मांगने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखते और कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। वो अदालत जाएँ, हम उनका अदालत में भी सामना करेंगे और वो अगर चाहें तो अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमारे प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म भी उनके लिए हाजिर है। और ऐसा भी नहीं है कि उमर फारूक ज़हूर के इंटरव्यू के दौरान हम उनकी हर बात पर यकीन करते चले गए। हमने पूरे इंटरव्यू के दौरान अपने दीगर इंटरव्यूज़ की तरह उमर फारूक ज़हूर के मौक़िफ़ में जहाँ झोल नज़र आया वहाँ हक़ाइक़ सामने लाने के लिए सवालात किए। $12 मिलियन का मतलब है, आप कह रहे हैं कि तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ रुपए की इसकी कीमत है। 2 करोड़ रुपए मुल्क के वज़ीर आज़म ने अदा किए हैं। 1 अरब 68 करोड़ रुपए का मुल्की ख़जाने को नुकसान हुआ है। और अगर आपको ये हो रहा है कि जी पाकिस्तान के हवाले से फिर जब आपने देखा पूरा स्कैंडल आया तो 1 अरब 68 करोड़ रुपए का मुल्की ख़जाने को नुकसान हो, तो आपको फिर तैयार तो होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में इस केस पर तहकीकात हो रही हैं, मामला अगर अदालत में है, तो आप आकर अपना मौक़िफ़ देंगे। अगर अदालत आपसे कहती है ये सबूत सारे के सारे रखेंगे जो आपके पास मौजूद हैं? बिल्कुल जी, मेरे पास घड़ी मौजूद है और उसके सारे सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। ऑलरेडी मैं अपने लिए आपके सामने बात कर रहा हूँ, इसको कंफर्म कर रहा हूँ कि जी मैंने ये ख़रीदी है और किस कीमत पे मैं ख़रीदी है और इसकी जो अप्रेजल है उसको भी मैं आपसे शेयर करने के लिए तैयार हूँ। और आप इंडिपेंडेंटली अप्रेजल कोई भी कराना चाहे तो वो भी बेशक करवा ले, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई आपने इनसे ली है तो वो आप कैसे साबित करेंगे, और ज़रा उनसे दूसरा सवाल होगा कि वो साबित करें फिर अगर आपने इनको नहीं बेची है उमर फारूक साहब को तो और किसको बेची है, क्योंकि खान साहब ने भी नहीं बताया कि उन्होंने किसको ये बेची थी, उस शख्स का अभी तक नाम सामने नहीं आया है। तो आप कन्विंस्ड हैं और ये साबित कर देंगे कि ये आप ही पहले बायर हैं इसके? जी बिल्कुल, मेरे पास घड़ी पड़ी हुई है और ये इसका यूनिकनेस ये है कि ये एक ही वाहिद घड़ी है पूरी दुनिया में और मैंने 2019 में खरीदी थी और सब्सिक्वेंटली तब से मेरे पास ही है। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कंफर्म कर सकता हूँ जी। अभी तक ये बात नहीं कन्विंसिंग लग रही है कि आप खामोश क्यों रहे हैं अभी तक, क्योंकि ज़ाहिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे थे, मामला बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे था, फैसला तोशाखाना का भी आ गया था, एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया था। मेरे लिए तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको मैं पोलिटिसाइज करूँ, ना ही मेरा कोई पॉलिटिकल किसी किस्म का अलायंस है किसी पॉलिटिकल पार्टी से। मुझे जब पता चला इस ट्रांजैक्शन के बारे में और जब ये पब्लिक हुई इन्फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली आई फेल्ट के ये एक बड़ी अनरीजनेबल किस्म की बात है
कि आप मार्जिनल से पैसे जमा करा के स्टेट के ख़जाने में इतनी महंगी चीज़ निकाल के और उसको आप ट्रेड करें, तो आई थिंक ये बड़ी एक अनएथिकल किस्म की एक इनके तरफ से काम हुआ है। आपको इसलिए गुस्सा आया कि अनएथिकल काम हुआ है, जैसे गुस्सा आया कि शहजाद अकबर ने आपके साथ अच्छा नहीं किया था और आपको गुस्सा है उन पर, इसलिए आप ये सारे के सारे मामला अब सामने लेकर आ रहे हैं? नहीं जी, मैंने क्या किसी पे गुस्सा करना है, वो अपने की खुद भुगतेंगे और भुगत रहे हैं। अभी भी ऑब्वियसली पाकिस्तान से भागे हुए हैं, उन पे केसेस बने हुए हैं। मेरा ये इंटरव्यू देने का ये मतलब नहीं है कि मैं उनको इस इंटरव्यू के थ्रू कोई प्रेशराइज करूँ। ये एक जो फैक्ट्स है मैंने आपके सामने रखा है जी। ये तो उमर फारूक ज़हूर के इल्ज़ामात हैं और हमारे सवालात के जवाब में उमर फारूक ज़हूर ने दावा किया था कि वो पाकिस्तानी अदालतों में सामना करने को तैयार हैं। तो देखते हैं कि वो फराह खान साहिबा को क्या जवाब देते हैं, मगर हम आवाम के सामने रखते हैं कि उस पूरे स्कैंडल पर हमारी तहकीकात के नतीजे में एक और स्कैंडल भी सामने आ गया और उस पर अभी तक हमें कोई जवाब नहीं दिया गया है। मुबैना बिजनेसमैन मोहम्मद फारूक ज़हूर का दावा है कि बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान गोगी ने अप्रैल 2019 में उन्हें यह कीमती घड़ी 28 करोड़ रुपए में फ़रोख्त कर दी थी। और अहम नुकता यह है कि इससे एक महीने बाद यानी मई 2019 में फराह खान गोगी ने इमरान खान की हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम से 33 करोड़ रुपए का फायदा उठा लिया था। यानी मुबैना तौर पर एक महीने के अंदर अंदर ये दो बड़े काम हो गए थे। 7 माह पहले जब तोशा खाना स्कैंडल की तफसीलात सामने नहीं आई थी और फराह गोगी पर इल्जामात लग रहे थे, तो फराह गोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर हमारे प्रोग्राम में आए और जब हमने उनसे पूछा कि कैसे और क्यों फराह गोगी ने इमरान खान की हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठा लिया, तो उन्होंने इनकार नहीं किया और वादा किया कि वो तमाम दस्तावेजात हमें भेजेंगे। मगर 7 महीने गुजर गए और कोई दस्तावेजात उन्होंने हमें नहीं भेजी। फिर तोशा खाना स्कैंडल में उमर फारूक ज़हूर ने इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने अप्रैल 2019 में फराह गोगी साहिबा से $20 लाख कैश में सऊदी वली अहद के इमरान खान को दिए गए तहफ़ खरीदे थे। तो हमने 16 नवंबर को अपने प्रोग्राम में फराह गोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर से पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि मई 2019 में फराह खान गोगी साहिबा ने एमनेस्टी स्कीम ली है, उससे एक महीने पहले इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने घड़ियाँ बेची हैं। तो एहसन जमील गुज्जर साहब अपनी 7 माह पुरानी बात से फिर गए और कहा कि उन्होंने तो एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा 2018 में शाहिद खान अब्बासी के दौर में उठाया था और वो डॉक्यूमेंट भी हमें भेज देंगे। उनके दोनों इंटरव्यूज़ के दावे देखिए। उतनी ही तकरीबन कीमत अप्रैल में डील हुई, मई में एमनेस्टी स्कीम 33 करोड़ रुपए की। हमने इमरान खान के दौर में 33 करोड़ की कोई एमनेस्टी नहीं ली। हमने जब वज़ीर आज़म थे, अब्बासी साहब हैं, उनके दौर की एमनेस्टी हमने ली हुई है। ये बहुत पेपर्स डिक्लेयर है हर चीज़। आप इस चीज़ को खुद पेपर्स में जाके देख लें। मैं नाज़रीन को दिखा देता हूं कि आपने क्या कहा था। आपकी एहलिया ने 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली है और आपने भी 2 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली है 2019 में। भाई आप ये जो भी नैब ने पूछना है या एफबीआर ने पूछना है वो हमसे पूछे मनी ट्रेल के भाई ये पैसे आपके पास कहां से आए हैं। 2019 में वो इमरान खान साहब की ही एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाती है, जो कहते थे कि एमनेस्टी तो काला धन को सफेद करने के लिए करप्ट लोग लेते हैं। तो ये क्यों आपने किया 2019 में एग्जैक्टली? हमारे जो फैमिली में तकसीम हुई वो चीजें जो कि हम फरी के अकाउंट में या फरी के मामलात में पहले वो डिक्लेयर नहीं थी, वो पैसा उसको मिला थ्रू बैंक मिला। इनहेरिटेंस के लिए एमनेस्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनहेरिटेंस आप डिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं देखें, अब आप एक ही सवाल लेके बैठ गए हैं कि एमनेस्टी क्यों ली। भाई एमनेस्टी हमने ली, वो लीगल थी लेना, हमने कोई लीगल काम नहीं किया। नैब हमसे पूछेगी, आप पूछ रहे हैं, आपको भी मैं फैक्स कर दूंगा कि भाई वो हमने क्यों ली, किस वजह से ली। वैसा आपने मुझे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे इस हवाले से, वो आपने नहीं भेजे थे, आप दोबारा भेज दीजिएगा। मैंने आवाम को दिखा दिया कि आपने लास्ट टाइम क्या कहा। डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा। मगर इस हवाले से उन्होंने आज तक कोई सबूत या कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजा। लेकिन नाजरीन स्क्रीन पर आप खुद देख लीजिए कि फराह गोगी साहिबा ने खुद एफबीआर में क्या डिक्लेयर किया कि उन्होंने 2019 की एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया, जो कि इमरान खान के दौर में आई थी। फिर हमने ये सबूत एहसन जमील गुज्जर को भेजा और पूछा कि इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक तो आपकी अहलिया फराह खान ने इमरान खान हुकूमत की 2019 की एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया था, क्या आप इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो इस डॉक्यूमेंट को गलत साबित कर दे? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम तो ये कह रहे हैं कि फंड्स और प्रॉपर्टी हमने जिस एमनेस्टी स्कीम में डिक्लेयर किए वो इमरान खान की हुकूमत से पहले के फंड्स थे, हम आप इसे समझने की कोशिश करें। तो हमने कहा कि आप अपने वादे के मुताबिक डॉक्यूमेंट तो शेयर कर दें, क्योंकि हमारे पास मौजूद सबूत के मुताबिक तो फराह खान ने 2019 में इमरान खान की एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम सरकारी मुलाजिम नहीं हैं, आप क्यों हमारे साथ इतना सख्त हो रहे हैं? तो हमने जवाब दिया कि हम आपके साथ हरगिज़ सख्त नहीं हो रहे हैं, बल्कि हक़ाइक़ रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ शो में किए गए वादे के मुताबिक डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे तो हम अपने शो में वो भी रिपोर्ट कर देंगे। हमने आपके साथ फराह खान साहिबा का एफबीआर रिकॉर्ड शेयर किया है, जो ये दिखाता है कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत में 2019 में एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया था। आप इसकी नफ़ी में डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं। अगर आपके वादे के मुताबिक डॉक्यूमेंट दे देंगे तो हम ज़रूर दिखा देंगे। तो एहसन जमील गुज्जर साहब ने जवाब दिया कि आपका जो दिल चाहे वो रिपोर्ट करें।
इस पूरे स्कैंडल का भी अभी तक सबूतों के साथ हमें कोई जवाब नहीं दिया गया है, मगर उमर फारूक ज़हूर को फ्रॉड करार देकर इमरान खान और फराह खान गोगी समेत पूरी तहरीक इंसाफ इस स्कैंडल से जान छुड़ाने की कोशिश जरूर कर रही है। फराह खान गोगी के हट जाने के नोटिस में भी उमर फारूक ज़हूर को फ्रॉड कहा गया है और तहरीक इंसाफ भी उन्हें फ्रॉड करार दे रही है, मगर जो सवाल उमर फारूक ज़हूर के इंटरव्यू के बाद से इमरान खान और फवाद चौधरी समेत दीगर लोगों का मुसलसल पीछा कर रहे हैं, उनका जवाब 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी नहीं दिया गया है। और जब इन तमाम मामलात पर सवालात उठाए गए तो इमरान खान और उनकी टीम ने हमें कानूनी नोटिस भेज दिया, हमसे माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया, और जब हमने पीछे हटने के बजाय उन्हें इस कानूनी नोटिस का जवाब दे दिया और केस लड़ने का फैसला किया तो इमरान खान और उनकी कानूनी टीम ने खामोशी इख्तियार कर ली और कानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई। यानी अवाम को कानूनी कार्रवाई का कहते तो रहे मगर कार्रवाई आगे बढ़ाई नहीं। और सिर्फ यही नहीं, इस प्रोग्राम और इस इदारे पर कई सालों से इमरान खान समेत मुख्तलिफ लोगों ने कई इल्ज़ामात आयद किए। चैनल के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, इस चैनल को गद्दारी के अलकाबात से नवाजा गया, हमारे इस प्रोग्राम पर बगावत का इल्ज़ाम लगाया गया, जियो न्यूज़ पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए, मगर बरतानिया में वो तमाम तर इल्ज़ामात गलत साबित हुए और इमरान खान के इल्ज़ामात को दोहराने वाले और इल्ज़ामात लगाने वाले मुख्तलिफ चैनल्स को बरतानिया में लाखों पाउंड के जुर्माने भी हुए। जियो न्यूज़ को वहाँ फतह हासिल हुई, लेकिन पाकिस्तान में उन केसेस की कभी सुनवाई नहीं हुई। खुद इमरान खान को पाकिस्तान में हतक इज़्ज़त के कई मुकदमात का सामना है जिनमें वो पेश ही नहीं होते थे। कई सालों से वो मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं मगर मुद्दइयों को कोई रिलीफ नहीं मिलता और ये मामला पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर संगीन सवालात उठाते हैं और इसी वजह से लोग बरतानिया के अदालती निज़ाम से रिलीफ हासिल करते हैं, जिसकी वजह से बाज़ टीवी चैनल्स अपने प्रोग्राम्स की बरतानिया में नशरियात रोक देते हैं, मगर पाकिस्तान में वही झूठ दोहराते रहते हैं क्योंकि झूठ चलाते हुए वो बरतानिया के अदालती निज़ाम से तो डरते हैं मगर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से नहीं डरते। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम को ये एजाज़ हासिल है कि आज तक हमारा जो प्रोग्राम पाकिस्तान में नशर हुआ है वही प्रोग्राम बरतानिया में भी नशर किया गया है। और इमरान खान ने यह दावा करके हमें बरतानिया में लीगल नोटिस भिजवाया कि उन्हें पाकिस्तान के निज़ाम से उम्मीद नहीं है, लेकिन जब हमने बरतानवी निज़ाम में उनका सामना किया तो इमरान खान की कानूनी टीम ने खामोशी इख्तियार कर ली। यानी एक तरफ जो जियो पर गलत और झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, इससे मुतालिक भी जियो को बरतानिया से ही इंसाफ मिलता रहा है और इमरान खान का ये इल्ज़ाम कि हमने उन पर झूठा इल्ज़ाम आयद किया है उससे मुतालिक भी हमें बरतानिया ही से इंसाफ मिला है, जिससे इमरान खान के साथ साथ पाकिस्तान की अदालतों पर भी संगीन सवालात उठते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इसराइली फ़ौजी कल पूरा दिन गजा के सबसे बड़े अस्पताल में ऑपरेशन करते रहे, चप्पा छप्पा छान मारा, अस्पताल की बेसमेंट की तलाशी ली, इमरजेंसी और सर्जिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस गए मरीजों, अस्पताल के अमले और पनाह गजीनों पर तशद्दुद करते रहे, उनसे पूछगछ करते रहे, दर्जनों अफराद को गिरफ्तार भी किया, लेकिन अब तक अल-शिफा अस्पताल के नीचे ज़ेर ज़मीन हमास के हेडक्वार्टर्स की मौजूदगी से मुतालिक अपने दावों के हक में कोई सबूत सामने नहीं ला सके हैं, जिस पर आलमी मीडिया में सवालात उठ रहे हैं। मगर इसराइली फोर्सेस आज एक दफ़ा फिर अल-शिफा अस्पताल के अंदर घुस गई है और सबूत तलाश करने की कोशिश कर रही है क्योंकि आलमी मीडिया मुसलसल इस हवाले से सवालात उठा रहा है। खुद अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने तबसरा किया है कि इसराइल दावा कर रहा है कि उसके पास अपने दावे के हक में सबूत मौजूद हैं। इसराइली अफवाज ने यह बयान तो जारी किया कि अल-शिफा अस्पताल में उन्हें हमास के ज़रिए इस्तेमाल फौजी साजो सामान मिला है, लेकिन उन्होंने अब तक हमास की सुरंगों के हवाले से कोई भी सबूत पेश नहीं किया है जिसका वो दावा कर रहे थे। ताहम आलमी दबाव बढ़ने पर इसराइली वज़ीर आज़म के एक मुशीर ने CNN को बताया है कि इसराइल अल-शिफा अस्पताल के नीचे हमास के कमांड सेंटर के बारे में मजीद सबूत पेश करेगा। सिर्फ यही नहीं, अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ के नुमाइंदे ने इसराइली फोर्सेस के अल-शिफा अस्पताल में ऑपरेशन को खुद कवर किया और उन्होंने भी कहा कि इसराइली फौजियों ने अल-शिफा अस्पताल में हमास की सुरंगों का कोई सबूत नहीं दिखाया। इसके अलावा अल जज़ीरा ने भी इस हवाले से संजीदा सवालात उठाए हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने अल-शिफा से अस्पताल से राइफल्स, ग्रेनेड्स और फौजी जैकेट्स मिलने का दावा तो किया है, लेकिन अब तक अस्पताल के नीचे हमास के कमांड सेंटर का कोई सबूत पेश नहीं किया है। इस ऑपरेशन के हवाले से इसराइली मिलिट्री ने एक वीडियो रिलीज़ की जिसमें 3 फौजी बैग्स दिखाए गए हैं जिनमें असलहा और लैपटॉप मौजूद है। इसराइली फौज का दावा है कि यह सामान अल-शिफा अस्पताल के MRI लैब से बरामद किया गया है, लेकिन 24 घंटे गुजरने के बाद भी इसराइली फोर्सेज ने न हमास की सुरंगों का सबूत दिखाया है और ना ही अस्पताल के नीचे हमास के कमांड सेंटर का कोई सबूत पेश किया है। अल जज़ीरा के मुताबिक इस बारे में फ़लस्तीनी नेशनल इनिशिएटिव के जनरल सेक्रेटरी और मारूफ कानून साज का मौक़िफ़ है कि इसराइली फोर्सेज अल-शिफा अस्पताल के अंदर से बरामदशुदा जो फौजी सामान दिखा रही हैं वो तो खुद इसराइली फौजियों की तरफ से बआसानी प्लांट किया जा सकता था। इसके अलावा कतर में हमास के एक सीनियर रुकन ने भी कहा है
कि काबिज अफवाज अब भी झूठ बोल रही हैं क्योंकि वो खुद ही कुछ हथियार और कपड़े अपने साथ ले आए थे और फिर गुमराहकुन अंदाज में उसे अस्पताल में रख दिया। सिर्फ यही नहीं, इजरायली फोर्सेज ने ट्विटर पर अल-शिफा अस्पताल की एक वीडियो पोस्ट की जिनमें अस्पताल का टूर कराया गया और कहा गया कि ये वीडियो बगैर कोई एडिट और कट लगाए जारी की गई है। लेकिन फिर इजरायली फोर्सेज ने ये वीडियो डिलीट कर दी और फिर कुछ तब्दीलियों के साथ उसी से मिलती जुलती एक और वीडियो जारी कर दी, जिससे इजरायली फोर्सेज के दावे पर मज़ीद सवालात उठ गए हैं। आलमी मीडिया इसराइली फौज पर सवालात उठा रहा है, जिससे इसराइली फोर्सेज और इंटेलिजेंस इदारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है और इस सब के बाद इसराइली हुक्काम का कहना है कि वो जल्द इस हवाले से सबूत सामने लाएंगे। ये वाज़ेह रहे कि कल जब इसराइली फोर्सेज ने ऑपरेशन शुरू किया था तो उन्होंने बयान जारी किया था कि अल-शिफा अस्पताल में ज़ेरे ज़मीन हमास के हेडक्वार्टर से मुतालिक उनके पास इसराइल के साथ साथ अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी मौजूद है। दूसरी तरफ 41 दिन बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गज़ा में इंसानी बुनियादों पर वक्फे और राहदारियों से मुतालिक करारदाद मंजूर हो गई है, लेकिन इसमें सीज़ फायर का जिक्र नहीं किया गया है। ताहम यह करारदाद तमाम ममालिक पर बाइंडिंग है, जिसे इसराइल ने मुस्तरद कर दिया है। यह करारदाद सलामती काउंसिल के 10 गैर मुस्तकिल अराकीन में से एक मुल्क यानी माल्टा ने पेश की थी, जिसके हक में 12 वोट आए और मुखालफत में एक भी वोट नहीं आया। लेकिन सलामती काउंसिल के 3 मुस्तकिल अराकीन अमरीका, बरतानिया और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और ना ही किसी मुस्तकिल रुकन ने इस दफ़ा वीटो किया। यूँ यह करारदाद मंजूर हो गई, लेकिन इसराइल ने हस्ब रिवायत सलामती काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया है। अल जज़ीरा के डिप्लोमेटिक एडिटर के मुताबिक ये एक बाइंडिंग इंटरनेशनल कानून है, लेकिन हम जानते हैं कि इसराइल ने सलामती काउंसिल की ऐसी कई करारदादों पर अमल नहीं किया। लेकिन इससे इसराइल पर दबाव ज़रूर बढ़ेगा क्योंकि अमरीका ने इस करारदाद को मंजूर होने दिया है। अमरीका चाहता तो वो इसे वीटो कर सकता था। 18 अक्टूबर को जब इसी तरह की करारदाद पर वोटिंग हुई थी तो तमाम ममालिक ने या तो हिमायत की थी या फिर वोट ही नहीं डाला था, लेकिन अमरीका वो वाहिद मुल्क था जिसने खिलाफ वोट दिया था और अपना वीटो पावर इस्तेमाल किया था। ये सूरत हाल वाज़ेह कर रही है कि अमेरिका दोहरी मुश्किल में फंसा हुआ है। उसने एक तरफ इसराइल की हिमायत जारी रखी हुई है तो दूसरी तरफ आलमी और अंदरूनी दबाव की वजह से उसे बज़ाहिर पीछे हटना पड़ रहा है। सिर्फ यही नहीं, कल बरतानवी पार्लियामेंट में गज़ा में सीज़ फायर से मुतालिक एक तरमीम पेश की गई थी जो वैसे तो मुस्तरद हो गई क्योंकि सीज़ फायर के हक में 183 वोट डाले गए जबकि मुखालफत में 290 वोट डाले गए। लेकिन इसकी अहम बात यह थी कि लेबर पार्टी के अपने 56 अराकीन ने पार्टी लाइन से हटकर सीज़ फायर के हक में वोट दिया, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि इसराइल के इत्तेहादी ममालिक भी अब आहिस्ता आहिस्ता इसराइली कार्रवाइयों का दिफा नहीं कर पा रहे हैं। अमरीका और बरतानिया के अलावा कनाडा में भी हुकूमत को सख्त अवामी दबाव का सामना है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो वैनकूवर में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बैठे हुए थे तो मुजाहिरीन ने उन्हें घेर लिया और फिर सीज़ फायर नाउ और शेम ऑन यू के नारे लगाते रहे। फिर उन्हें रेस्टोरेंट से निकलना पड़ा, मगर मुजाहिरीन नारे लगाते रहे और ये सूरत हाल उस वक्त तक जारी रही कि जब तक जस्टिन ट्रूडो गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले नहीं गए। वाज़ेह है कि गज़ा में सीज़ फायर के लिए इसराइल के हामी ममालिक पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अमरीकी इंतज़ामिया को भी ऐसी सूरत हाल का सामना है, मगर अब तक अमरीका ने सीज़ फायर के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया है। ताहम अमरीका जंग का फैलाव रोकने की कोशिश कर रहा है और इस हवाले से ईरान को पैगामात पहुंचा रहा है। कल अमरीकी सदर जो बाइडेन और चीनी सदर शी जिनपिंग की सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात हुई तो गज़ा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जो बाइडेन ने अपने चीनी हम मनसब से गज़ा की जंग के खित्ते में फैलने के खदशात का जिक्र किया और कहा कि चीन ईरान पर जोर डाले कि वो ऐसे इकदाम से गुरेज करे जो इश्तियाल अंगेज हों। अमरीका ईरान को पैगाम रसाई कर रहा है कि वो इस तनाज़े में शरीक ना हो और हमास का साथ छोड़ दे। तो दूसरी तरफ खबर सामने आई है कि खुद ईरान ने हमास से वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो हमास की जंग में शरीक नहीं होगा। रॉयटर्स ने इस बारे में दावा किया है कि ईरान और हमास के 3 सीनियर एहलकारों के मुताबिक नवंबर के आगाज़ में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की तेहरान में मुलाकात हुई थी। तो आयतुल्लाह खामनाई ने इस्माइल हनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि आपने हमें 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले से मुताल्लिक कोई वार्निंग नहीं दी और हम आपकी तरफ से इस जंग में शरीक नहीं होंगे। रॉयटर्स के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि ईरान हमास की सियासी और इखलाकी मदद करता रहेगा लेकिन बराह रास्त मुदाखलत नहीं करेगा। आयतुल्लाह खामनाई ने इस्माइल हनिया पर जोर दिया कि वो अपने ग्रुप में उन आवाज़ों को खामोश करें जो अवामी सतह पर ईरान और हिजबुल्लाह से इसराइल के खिलाफ जंग में पूरी ताकत के साथ शरीक होने का कह रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इस खबर की इशाअत तक हमास ने रॉयटर्स की तरफ से भेजे गए सवालों का जवाब नहीं दिया था, लेकिन खबर शाया होने के बाद हमास ने टेलीग्राम पर अपने पैगाम के जरिए इस खबर को बेबुनियाद और गलत करार दिया है, जबकि ईरान की वजारत खारजा ने भी इस हवाले से रॉयटर्स के सवालात पर कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ यही नहीं, हिजबुल्लाह के करीबी 3 ज़राए ने बताया कि हिजबुल्लाह भी 7 अक्टूबर के हमले से हैरान हो गई थी और सरहद के करीब देहातों में भी उनके फाइटर्स अलर्ट नहीं थे और उन्हें फौरी तौर पर बुलाना पड़ा था। हिजबुल्लाह के एक कमांडर के मुताबिक हम 7 अक्टूबर की सुबह एक जंगी सूरत हाल में बेदार हुए थे। ईरान
और हिजबुल्लाह का अवामी बयानिया भी यही है कि वो 7 अक्टूबर के हमले से आगाह नहीं थे। ये मुकम्मल तौर पर हमास का अपना ऑपरेशन था। साथ ही हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग भी नहीं किया है, जिसका हमास और फ़लस्तीनी अवाम तवक्को कर रहे थे, जिस पर अब तज्ज़िये हो रहे हैं कि फ़लस्तीनी अवाम हिजबुल्लाह से मायूस हो गए हैं। इस हवाले से अल जज़ीरा ने एक आर्टिकल शाया किया है, जिसके मुताबिक अपनी पहली तकरीर के बाद हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने हफ्ते को एक और खिताब किया और इसराइल के खिलाफ मुकम्मल जंग ना करने का पैगाम दोहराया। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इसराइल के खिलाफ जंग तवील होगी और फतह हासिल करने में सालों लग सकते हैं, लेकिन उनका यह पैगाम बेरूत में फ़लस्तीनी कैंप में रहने वाले कई लोगों को ज़्यादा मुतमईन नहीं कर सका। 25 साल अब्दुल्ला, जो एक कैफ़े में हसन नसरुल्लाह की तकरीर सुनने वाले कई अफराद में से एक थे, उनका कहना था कि मैं चाहता था कि वो मुकम्मल तौर पर ऐलान जंग करते। हिजबुल्लाह लड़ रही है और वो कोशिश कर रही है, लेकिन हम उनसे और ज़्यादा चाहते हैं। माजिदी नामी एक और फ़लस्तीनी पनागज़ीन का कहना था कि वो चाहते थे कि हिजबुल्लाह इससे ज़्यादा करेगी। उन्हें तवक्को थी कि हिजबुल्लाह हमास की मदद करने में काफ़ी ज़्यादा नुमाया किरदार अदा करेगी, क्योंकि हिजबुल्लाह एक अरसे से खुद को मज़ाहमती मुहाज़ यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लीडर के तौर पर पेश करती रही है, जिसमें ईरान, हमास और ईरान की हिमायत याफ्ता दीगर तंजीमें शामिल हैं। माजिदी के मुताबिक हसन नसरुल्लाह लबनान के बॉर्डर पर इसराइल के खिलाफ थोड़ा मजीद आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो बड़ी और फैसला कुन जंग में हमास के पार्टनर नहीं बनेंगे। नजर आ रहा है कि हमास ने 7 अक्टूबर के हमले की जो प्लानिंग की थी वो इंतहाई खुफिया थी, जिससे ना सिर्फ इसराइली इंटेलिजेंस आगाह नहीं थी, बल्कि हमास के इत्तेहादियों का दावा है कि वो भी आगाह नहीं थे। हमास के इस हमले की वीडियोस खुद इसराइली फोर्सेस ने CNN को फराहम की हैं। ये वीडियोस हमास के जंगजुओं पर लगे गोप्रो कैमरे की हैं, जिनमें कार्रवाई के आगाज़ से लेकर जंगजुओं के मारे जाने तक के मनाजिर हैं कि कैसे 7 अक्टूबर को इसराइल में दाखिले से लेकर आगे ऑपरेशन किया गया। दूसरी तरफ गजा में इसराइली फोर्सेस की बमबारी भी जारी है। आज एक मस्जिद पर हमले में 50 नमाजी शहीद हो गए, जबकि इसराइली फौजियों ने दावा किया है कि उन्होंने गजा की बंदरगाह का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। अहम बात यह भी है कि गजा में अस्पतालों में कम्युनिकेशन सिस्टम नाकारा हो गया है, जिसकी वजह से कई दिन से अमवात की असल तादाद सामने नहीं आ रही है। प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस की अहम समाअत की थी, जिसके दौरान वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का ऐलान किया था और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अतहर बिन अल्लाह के अहम रिमार्क्स भी सामने आए थे। चीफ जस्टिस ने कल की समाअत में यह वादे किया था कि इंक्वायरी कमीशन को साबिक आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस को बुलाने का भी अख्तियार होगा। और आज अपने तहरीरी हुक्मनामे में भी सुप्रीम कोर्ट ने सबके एहतसाब की बात की है, अपनी माजी की गलतियों को तस्लीम किया है और 9 मई के वाक़े का भी जिक्र कर दिया है। कल की समाअत के आज जारी होने वाले तहरीरी हुक्मनामे में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लिखा है कि इस अदालत ने 6 फरवरी 2019 के फैसले के जरिए पाकिस्तान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की तारीख का सुराग लगाया था और मुस्तकबिल के लिए खबरदार भी किया था। ताहम तकरीबन 5 साल पहले हमने जिन खदशात का इजहार किया था, उन्हें आने वाली हुकूमतों ने नज़रअंदाज कर दिया। नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई, लेकिन उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमारे फैसले पर अमल दरामद में रुकावट पैदा हुई। किसी पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं की गई और ना ही माजी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए किसी को जवाबदेह ठहराया गया। ये ताज्जुब की बात नहीं है कि तशद्दुद को अपने मकासद के हुसूल के लिए एक जायज़ जरिया समझा जाता रहा। एक आज़ाद अदलिया, एक जामे और रवादार पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद करने वालों को इंसाफ के बगैर नज़रअंदाज किया गया। कौम को इसके नताइज भुगतना पड़े, जैसा कि 9 मई 2023 के हालिया वाक़यात से जाहिर है। फैसले में शेख रशीद अहमद की जानिब से नज़रसानी की अपील दायर करने और वापस लेने के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लिखा है कि हैरत की बात है कि एक सियासी जमात के रहनुमा, एक देरीना रुकने पार्लियामेंट और एक वफाकी वजीर के आला ओहदे पर फाइज रहने वाले शख्स ने गलत फहमी की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की। लिहाजा हमने इस्तफसार किया कि क्या उन्होंने दरख्वास्त किसी के कहने पर दायर की थी, लेकिन ये बात दोहराई गई कि ये दरख्वास्त गलत फहमी के तहत ही दायर की गई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक कमीशन तश्कील दिया गया है और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इस पहलू को भी शामिल करने की तजवीज़ है और हमें यकीन है कि कमीशन टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर अमल करेगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एक पहलू शामिल नहीं हुआ है जिस पर गौर करना है कि क्या इस अदालत में दायर तमाम नज़रसानी की अपीलें और दरख्वास्तें इत्तफाकन आई थीं या एक ही जरिए की हिदायत के मुताबिक दायर की गई थीं। अटॉर्नी जनरल ने हमसे कहा है कि इसे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल किया जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन 1 हफ्ते के अंदर गैजेट ऑफ पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाएगा। आज अपने हुक्मनामे में अदालत ने तवील अरसे तक दरख्वास्तों और अपीलों की सुप्रीम कोर्ट में समाअत ना होने के हवाले से भी लिखा है कि इस मामले में नज़रसानी की अपीलें और दरख्वास्तें 2019 के अवाइल में दायर कर दी गई थीं, लेकिन कई सालों तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई,
सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक अफसरान से कहा गया कि वो इन मामलात के समाअत के लिए मुकर्रर ना होने से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं। तो एडिशनल रजिस्ट्रार फिक्चर और एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की मुश्तरका रिपोर्ट में लिखा है कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि ज़ेर बहस दरख्वास्तों को 2019 की फाइनल कॉज लिस्ट नंबर 17 के मुसविदे में पहली बार 25 अप्रैल 2019 को दिन 1:12 पर शामिल कर दिया गया था। ताहम उन्हें ड्राफ्ट लिस्ट से उसी दिन शाम 5:06 पर उस वक्त के चीफ जस्टिस की हिदायत पर हटा दिया गया था। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि मज़कूरा मुकदमात को वक्तन फ़वक्तन साबिक चीफ जस्टिस को पेश की गई अहम मुकदमात की फहरिस्त में शामिल भी किया गया था। ताहम ये मुकदमात इस वजह से ज़ेर इल्तवा ही रहे कि उस वक्त के चीफ जस्टिस की जानिब से इन्हें मुकर्रर करने की कोई हिदायत नहीं थी। इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ी साहब ने आज के हुक्मनामे में मज़ीद लिखा है कि आजिज़ी के साथ और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करते हुए ये अदालती अपीलों और दरख्वास्तों को मुकर्रर ना करके सुप्रीम कोर्ट में की गई हेरा फेरी को तस्लीम करती है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को तस्लीम करते हुए अवाम का एतमाद बहाल करने की कोशिश करती है और इस बात का सबूत देगी कि माजी की गलतियाँ नहीं दोहराई जाएंगी। सच्चाई इंसान को आज़ाद करती है और इदारों को मजबूत करती है और पाकिस्तानी अवाम इससे कम के मुस्तहिक नहीं हैं। बहुत अरसे से ये वक्त का तकाजा है कि हर इदारा शफाफियत और ज़िम्मेदारी के साथ काम करे और जब गलती हो जाए तो उसे तस्लीम करना फ़र्ज़ है। जब हक़ाइक़ कुछ और बता रहे हों तो गलत काम को नज़रअंदाज करना या उसका खुला इनकार करना, झूठ की ज़िंदगी गुजारना और उसे कायम रखना है। ये अवाम के मफाद के भी खिलाफ है जिनके टैक्स से तमाम सरकारी इदारों को पैसे मिलते हैं। अवामी इदारों पर अवाम के एतमाद का फुकदान आमरीत को जन्म देता है और जमहूरियत को ख़तरे में डालता है। अगर अफराद जिन इदारों में काम करते हैं उन्हीं से बड़े होना शुरू हो जाएं तो वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, अपने इदारों को तबाह कर देते हैं और इदारों को अपनी अना के मुतबादिल के तौर पर पेश करते हैं। फैसले में लिखा है कि ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला लागू करना लाजमी है और तमाम इंतज़ामी हुक्काम को उस पर अमल दरामद करना चाहिए। जो लोग फैसले के वक्त हुकूमत में थे वो अब हुकूमत में नहीं हैं और इलेक्शन कमीशन की तश्कील भी बदल गई है। लिहाजा ये मुनासिब नहीं होगा कि मौजूदा अहदेदारों को साबिक़ा अहदेदारों के एमाल या कार्रवाइयों का जिम्मेदार ठहराया जाए, ख़ास तौर पर जब उन्होंने ये जाहिर किया हो कि वो इस अदालत के फैसले को नाफिज करना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत ने कमीशन भी तश्कील दिया है और उसे अपना काम करने के लिए 2 माह का वक्त दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो मुकर्ररा वक्त के अंदर ऐसा करेगा। केस की अगली समाअत पीर 22 जनवरी 2024 को होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।